हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों के संस्करण में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपको आज का कोई भी अखबार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं, जानते हैं पहली बड़ी खबर। अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत, दर्ज हो सकता है मामला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग और चौथे चरण के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो सकता है। अखिलेश यादव पर चुनावी आचार संहिता उल्लंघन को लेकर एक शिकायत चुनाव आयोग को दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। दोस्तों शिकायत में बीजेपी का आरोप है कि मतदान के बाद 100 मीटर के दायरे में रहकर मीडिया से बात कर अखिलेश यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख और करहल से पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने जसवंत नगर के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। दोस्तों उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में अब धार आ गई है। इस चरण के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर जमकर वार किए। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री का काम है नाम बदलना। अब एक अंग्रेजी अखबार ने इनको ही नाम बदलकर बाबा बुलडोजर कर दिया है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि जैसे ही जनता का वोट पड़ा है, इनका बुलडोजर मेंटेनेंस में चला गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पंजाब में 68% रहा मतदान। 23 में से 5 जिलों में 65% से कम तो 12 जिलों में 70% के पार हुआ मतदान। जी हां दोस्तों, पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया। हालांकि चुनाव आयोग सभी बूथों से आखिरी वोटिंग का आंकड़ा मिलने के बाद ही फाइनल डेटा जारी करेगा। लेकिन दोस्तों रात 8 बजे तक घोषित डाटा के हिसाब से 68.30% मतदान हुआ। राज्य के 5 जिले ऐसे रहे जहां वोटर्स ने मतदान में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इनमें मतदान 65% का आंकड़ा भी नहीं छू सका। हालांकि दोस्तों राज्य में 12 जिले ऐसे भी रहे जिनमें मतदान 70% के भी पार हो गया। इनमें सबसे ज्यादा 78.7% मनसा में हुआ, जबकि अमृतसर जिले में राज्य में सबसे कम 61.2% मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। वादे नहीं कार्यवाही चाहिए। अमेरिका नाटो से खफा यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले, क्या हम पर रूसी हमले का इंतजार है, एक्शन क्यों नहीं लेते। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। कहने को तो अमेरिका और नाटो यूक्रेन के साथ है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति के एक बयान से लगता है कि उनके बीच सब कुछ सही नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके सहयोगी देश रूस के खिलाफ प्रतिबंध जैसे कदम नहीं उठा रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का इंतजार है कि रूस अब यूक्रेन पर हमला कर दे। ज़ेलेंस्की का यह बयान रूस के हौसले बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ शनिवार रात दिए गए इस बयान पर अब तक अमेरिका या नाटो ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की का बयान सीधे तौर पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर निशाना है। अमेरिका रोज यह कह रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लेकिन वो रूस की लगाम कसने के लिए सख्त फैसले नहीं कर पा रहा। ज़ेलेंस्की का बयान इसी बारे में था। उन्होंने कहा कि अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है। जब हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, जब हमारे देश के कई हिस्सों पर दुश्मनों का कब्जा हो जाएगा, तब आप प्रतिबंध लगाएंगे तो वो हमारे किस काम आएंगे। ज़ेलेंस्की ने यह बयान म्यूनिक में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को देश लौटने का निर्देश। भारतीय दूतावास ने जारी कर दी एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन में जारी तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। कीव स्थित दूतावास ने भारतीयों से कहा कि वह अस्थायी तौर पर देश लौट सकते हैं। दूतावास ने कहा कि भारत आने के लिए कमर्शियल फ्लाइट और चार्टर्ड फ्लाइट्स उपलब्ध हो सकती हैं। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे चार्टर्ड फ्लाइट के लिए अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। तुमको हिजाब पसंद नहीं, मेरी बेटी पहनेगी हिजाब। बीजेपी पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मैं तुम्हारा गुलाम नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम के चौथे चरण के प्रचार में आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर तीखा हो चला है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब से लेकर टोपी तक पर अपनी बात रखी। ओवैसी ने कहा कि तुम्हें ये दाढ़ी पसंद नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुम्हें मेरे सिर पर ये टोपी पसंद नहीं, मैं टोपी पहनूंगा।
ओवैसी ने कहा कि तुमको हिजाब पसंद नहीं, मेरी बेटी पहनेगी हिजाब। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूँ? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर बैठ जाऊंगा? क्या मैं तुम्हारे हुक्म पर नीचे सिर झुकाऊंगा? ओवैसी ने कहा कि नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो अपने करीम के आगे, दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए जिंदा रहेंगे। इससे पहले दोस्तों ओवैसी ने कहा था कि योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक, गरीब और मुस्लिम लोगों के हित की जो बात करते हैं वह सब झूठी और बकवास है। आज तक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर कुछ भी देश और प्रदेश की सरकारों ने नहीं किया। हिजाब विवाद को लेकर AIMIM के नेता और हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने हाल ही में कहा था कि हिंदू भी भगवा शॉल पहने, उन्हें कौन रोकता है। ABP न्यूज से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हिजाब हमारा संवैधानिक अधिकार है, हिंदू भगवा शॉल पहने, कौन रोकता है। ओवैसी ने हिजाब को लेकर जारी विवाद पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश को हिजाब पर बोलने से डर लगता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डिजिटलाइज होगी कोल माइनिंग, कोयला खदानों के लिए लागू होगी नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा। जी हां दोस्तों, सरकार कोयला खदानों के लिए नई टेक्नोलॉजी लागू करने की योजना बना रही है। सरकार ने इसके लिए एक रोडमैप जारी किया है जिसमें उसने कहा कि कोल माइनिंग में नई टेक्नोलॉजी को लागू कर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। इसके जरिए कोल माइनिंग एक्टिविटी को सही से ट्रैक किया जा सकेगा। माइनिंग परियोजनाओं के संचालन की क्षमता बढ़ेगी जिससे वर्तमान और भविष्य में कोल माइनिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे कोयले के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। दोस्तों नई टेक्नोलॉजी के लागू होने के बाद न्यू इकोसिस्टम स्टार्टअप रिसर्च इंस्टीट्यूट की पहुंच हो सकेगी। आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को 1 अरब टन उत्पादन करना होगा। नई टेक्नोलॉजी में पर्यावरण संरक्षण, खदान में काम करने वालों की सुरक्षा और महिलाओं के लिए अवसर पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जंग के डर के बीच यूक्रेन ने दी बिटकॉइन को मान्यता, कीमतों में आई जोरदार तेजी। जी हां दोस्तों, रूस के साथ जारी टकराव और महायुद्ध के डर के बीच यूक्रेन ने गुरुवार को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लीगल और रेगुलेट कर दिया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक यूक्रेन की संसद में बिटकॉइन संबंधी कानून पारित हुआ। इस दौरान बिल के पक्ष में 272 सांसदों ने वोट दिए, 6 सांसद इसके खिलाफ थे। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल के पीछे मुख्य उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी पर अपना नजरिया साफ करने और बिटकॉइन के खरीदारों की सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि अब से पहले देश में बिटकॉइन न ही कानूनी था और न ही गैर कानूनी। यूक्रेन से पहले अल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को मान्यता दी है। बिटकॉइन से लेन देन की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए बिटकॉइन वॉलेट चिपो शुरू किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। दरअसल दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ छुटपुट बारिश हुई। विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई। राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों और पश्चिम मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आई। वहीं दोस्तों असम, दक्षिणी तमिलनाडु, आंतरिक ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई। वहीं दोस्तों बात करें अगले 24 घंटों की, तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और इसके बाद इसमें कमी आ सकती है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी संभव है। दोस्तों दक्षिण तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है और यह गंगीय पश्चिम बंगाल और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों को कवर कर सकती है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य और कौन से जिले में रहते हैं कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके राज्य की मौसम समाचार भी आप तक आसानी से पहुंचा सकें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुराने पत्रकार दोस्त ने टीवी पर किया कमेंट तो बौखला गए इमरान खान, करवा दिया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और आलोचक मोहसिन बेग को आरोपों के तहत पाकिस्तानी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दोस्तों एक टीवी डिबेट के दौरान पत्रकार बेग ने मजाकिया लहजे में पाकिस्तान पीएम इमरान खान की पूर्व पत्नी रहम खान की किताब का हवाला देते हुए टिप्पणी की थी, जो अब सरकार को पसंद नहीं आई है। इसके बाद पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने बेग को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद काफी हंगामा हुआ और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। इस बीच इमरान खान की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वह पत्रकार मोहसिन बेग के साथ नजर आ रहे हैं। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान और पत्रकार पहले दोस्त थे, लेकिन पत्रकार की टिप्पणी इमरान खान को पसंद नहीं आई।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन और रूस में जंग की आहट, 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी, फ्लाइट का टिकट 70,000 से 2 लाख रुपए तक पहुंच गया। जी हां दोस्तों, भारत ने अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। कीव में मौजूद भारतीय दूतावास ने खास तौर पर यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों को स्वदेश लौटने के लिए कहा है। यह सलाह यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के युद्ध में बदलने की आशंका के कारण दी गई है। दोस्तों, इस तनाव के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान, लातविया और डेनमार्क पहले ही अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह चुका है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। इधर देश लौटने के लिए यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों का कहना है कि वो डरे हुए हैं और देश लौटना चाहते हैं। सरकार की ओर से जानकारी नहीं मिल पा रही है। फ्लाइट का किराया भी 3 से ज्यादा गुना हो गया है। छात्रों ने बताया कि 17,000 का किराया अचानक से 2 लाख रुपए के करीब पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली कोरोना अपडेट। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 756 नए मामले, 5 की मौत और 830 मरीज हुए ठीक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 756 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों, बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई और 830 मरीज ठीक भी हुए। मंगलवार को दर्ज किए गए मामलों के मुकाबले सोमवार को 170 केस ज्यादा आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल 433 मरीज भर्ती हैं और 2167 पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल 433 मरीज भर्ती हैं और 2167 पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने बताया कि फिलहाल राज्य में 18,707 बेड खाली हैं। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो अब कुछ ही लोग कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना पूरी तरीके से भारत से जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगा होने वाला है पेट्रोल डीजल। क्रूड ऑयल 8 साल के रिकॉर्ड हाई पर। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। इसके बाद पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं क्योंकि कच्चे तेल के दाम 8 साल के हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $95 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे पहले 2014 में कच्चे तेल के दाम $95 के पार गए थे। दोस्तों, 1 दिसंबर 2021 को कच्चे तेल का दाम $59 प्रति बैरल था, जो अब $95 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। यानी कि 2.5 महीने के भीतर कच्चे तेल के दाम में 37% की तेजी आ चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जल्द ही ये $100 प्रति बैरल का आंकड़ा भी पार कर जाएगा और उस वक्त चुनाव भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि 15 रुपए तक पेट्रोल और डीजल में बढ़ सकते हैं। इसलिए आपकी जेब का आप स्पेशल ख्याल रखिए। फिलहाल भारत में कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुरुग्राम में सेल्फी के चक्कर में 4 युवक ट्रेन की चपेट में आए, दर्दनाक मौत। जी हां दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम शहर में मंगलवार शाम को एक दर्दनाक हादसा सामने आया जिसमें सेल्फी ले रहे 4 युवकों की मौत हो गई। खबर के मुताबिक सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आए 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये युवक जनशताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस युवकों की पहचान करने में जुटी है। यह घटना बसई धनकोट रेलवे स्टेशन के पास की है। जनशताब्दी एक्सप्रेस गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से 4:48 पर चली थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने बताया रैना को क्यों टीम में नहीं लिया। सीईओ विश्वनाथ बोले, सुरेश अब टीम में फिट नहीं बैठते, फ्रेंचाइजी को उनकी कमी खलेगी। जी हां दोस्तों, 12 और 13 फरवरी को आईपीएल 2022 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई। ऑक्शन के दौरान अनसोल्ड खिलाड़ियों के नाम में जब सुरेश रैना का नाम आया तो देश के हर क्रिकेट फैन के लिए यह चौंकाने वाला था। रैना को उनकी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया। अब टीम के सीईओ काशी विश्वनाथ ने बताया कि रैना को चेन्नई की टीम के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया। काशी विश्वनाथ ने चेन्नई के यूट्यूब चैनल पर कहा कि रैना पिछले 12 सालों से चेन्नई के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रैना का नहीं होना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हमने अपनी टीम की संरचना पर ध्यान दिया जो हर टीम ऑक्शन के दौरान कर रही थी और हमें लगा कि वह चेन्नई टीम में फिट नहीं हो सकते।
वहीं दोस्तों टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी इरफान पठान ने सुरेश रैना के लिए ट्वीट कर लिखा कि मुझे अभी भी लगता है कि रैना को टीमों द्वारा खरीदा जा सकता था। हमने कुछ विदेशी खिलाड़ी देखे हैं जो 40 की उम्र तक आईपीएल खेल चुके हैं। रैना अभी 35 के हैं। एक खराब सीजन के कारण आप किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों रैना का आईपीएल में स्ट्राइक रेट 136.76 का है। 2008 के पहले सीजन से ही रैना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले। हालांकि बीच में जब चेन्नई की टीम बैन हुई तो वो गुजरात लॉयंस के कप्तान बने, लेकिन दोबारा जब टीम ने वापसी की तो वो फिर टीम से जुड़ गए, लेकिन इस बार चेन्नई ने भी उन पर भरोसा नहीं जताया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा को लेकर कल तक शिकायत का मौका। करीब 2,63,000 शिकायतें अब तक आ गई। जी हां दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के पास 16 फरवरी का आखिरी मौका है। रेल मंत्रालय ने अभ्यर्थियों के उग्र प्रदर्शन के बाद उनकी समस्याएं जानने के लिए पिछले महीने एक 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। आरआरबी ने एक नोटिस जारी करके कहा था कि यह समिति आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी सीबीटी 1 के नतीजों पर उम्मीदवारों की शिकायतों की समीक्षा करेगी। साथ ही ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए सीबीटी 2 जोड़े जाने को लेकर भी शिकायतों की जांच की जाएगी। दोस्तों आरआरबी ने एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती के अभ्यर्थियों की समस्याएं जानने के लिए एक ईमेल आईडी जारी की थी। अभी तक 21 दिन में 2,62,776 रेल परीक्षार्थियों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इसमें वेब प्रोग्राम के जरिए करीब 1,92,000 शिकायतें और ईमेल आईडी के जरिए करीब 59,000 और आरआरबी व जोनल रेलवे के माध्यम से करीब 12,000 शिकायतें मिली है। दोस्तों उम्मीदवारों की शिकायतों और सुझाव की समीक्षा के बाद समिति 4 मार्च 2022 तक आरआरबी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए बोर्ड ने एनटीपीसी सीबीटी 2 एवं आरआरबी लेवल 1 की सीबीटी 1 परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने 26 जनवरी 2022 को नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी थी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेल का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।